नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर विक्रम सिंह सर, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश एंड चांसलर ऑफ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ा भांडाफोड़ हुआ है इस वक्त भारत के अंदर। आई थिंक सर भी एग्री करेंगे कि इससे बड़ा नेटवर्क, स्पाई नेटवर्क हमने देखा नहीं था। और बहुत इजीली, जैसे बोलते हैं, आंखों के सामने है पर नजर नहीं आता, उस तरीके से इस बार हायरिंग हुई है। ये आईएसआई के एजेंट्स भारत में दीमक की तरह घुसे हुए कोने कोने में। सर, आई एम श्योर आपके टेन्योर में आपने इससे बड़ा नेटवर्क नहीं देखा होगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू गायत्री जी। जय हिंद। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा जीवन का अनुभव है और इस पे मैंने बहुत काम किया है। लेकिन जिस तरीके से मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, शहर शहर, गांव गांव ये पहुंचा दिया है जैसे कि एक महामारी, और जैसे कि इसको कहते हैं कि कोविड का संक्रमण जैसे है, वैसा मैंने कभी नहीं देखा था। हम अगर थोड़े से इसके इतिहास पे जाए, ये समस्या पहले भी थी, ऐसा नहीं कि आज ही हुई है। आपने बताया कि गाजियाबाद का कौशाम्बी वाला केस है जिसमें 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक महिला भी गिरफ्तार हुई है, मीरा, जो ऑटो के चलाती थी, और उसका स्वांग ये था कि वो ऑटो चलाती है, लेकिन वो पहले भी दिल्ली में आर्म स्मगलिंग में पकड़ी गई थी, और ये इसमें भी शामिल है। और किसमें शामिल है ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन ये जो पैटर्न है, संचालक मुसलमान, फुट सोल्जर्स हिंदू, और उसमें माइनर्स भी शामिल हैं। 22 लोगों की गिरफ्तारी तो केवल उसमें हुई है, और नॉर्थ इंडिया से लेकर कश्मीर और पंजाब तक इनका नेटवर्क फैला है। उसको तो हम लोग स्टडी करेंगे ही। लेकिन अगर आप देखें कि इसकी श्रृंखला में, अगर आप पहले देखें कि जो पहले जो घटनाक्रम हुआ है कि जनवरी 226 में हनी ट्रैप का जो ठेकेदार का किस्सा हुआ था कि इसमें डिफेंस रिलेटेड मटेरियल इसने शेयर किए थे पाकिस्तान से, और अंबाला से इसने ये कार्रवाई करता था, वहां पे गिरफ्तार हुआ। आईएएफ डिफेंस स्पाई केस दिसंबर 2025 में असम एंड अरुणाचल प्रदेश, यहां पर भी इन्होंने जो इंडियन एयरफोर्स की जो बहुत ही महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व की जो सूचनाएं थी वो इन्होंने पहुंचाई थी। अरुणाचल स्पाई मॉड्यूल ये भी नवंबर दिसंबर 2025 का था, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, और ये व्यापारी बन करके वहां पर घूम रहे थे, और आर्मी का डेटा इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचाया था, पैसों के लेन देन लेकर के, और फॉरेन हैंडलर्स के हाथ में ये बिक चुके थे। फिर डीआरडीओ साइंटिस्ट एस्पिनाज केस में 2023 बड़ा मशहूर केस हुआ था पुणे का, जिसमें डीआरडीओ के साइंटिस्ट पकड़े गए थे। और इसरो एस्पिनाज केस नवंबर दिसंबर 1994, ये भी एक बहुत ही चर्चा का एक केस था। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें ऐसे तमाम केसेस जो लखनऊ के थे, जो डीआरडीओ वाले गुप्ता जी वो पकड़े गए थे, और ज्योति मल्होत्रा का केस है। और जब ऑपरेशन सिंदूर के पहले आपने देखा होगा कि उसके बाद 14 लोग पकड़े गए थे, जिसमें दुर्भाग्य से हमारे बीएसएफ के एक एएसआई भी पकड़े गए थे। तो ये तमाम चीजें हैं कि बहुत चिंता की बात थी। लेकिन मैं दो बातें कहूंगा, ये एक संतोष का विषय है, और ये एक कि हमारी सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये खतरे की घंटी है। इतनी बड़ी संख्या में, आपने जैसे कहा ना कि मैंने अपने करियर में इतनी बड़ी संख्या में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पाकिस्तान के स्लीपर सेल तो देखे थे, लेकिन डायरेक्टली वहां के हैंडलर से मिल करके कार्रवाई करते हो ऐसा मैंने बहुत कम देखा। अगर होते तो इक्का दुक्का होते थे। इसका एक उदाहरण ले लें, क्योंकि इसमें समय लगेगा और आपके दर्शकों को एक्सप्लेन करना होगा कि गाजियाबाद कौशाम्बी का केस क्या था। हमारे यहाँ सामान्यतः पुलिस विवेचना में ये कहते हैं कि अब हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए और तमाम टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के जरिए हम अपराध का अनावरण कर सकते हैं। गायत्री जी ये भूल जाते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की कोई काट नहीं है, नहीं उसका कोई सब्स्टिट्यूट है। ह्यूमन इंटेलिजेंस से उसामा बिन लादेन भी पकड़ा गया था पाकिस्तान में, और ह्यूमन इंटेलिजेंस से इसका भी अनावरण हुआ। एक गाजियाबाद पुलिस का कर्मचारी जाता है, साइकिल पंचर की दुकान पे जाता है, वहां इसको सुनाई पड़ता है कि कुछ, अगर भाई आजकल पैसे बड़े आसानी से मिल जाते हैं, कुछ छोटे मोटे मरम्मत के काम कर दो, छोटे मोटे तार जोड़ दो, और 5,000 10,000 तो कहीं गया नहीं। उसके कान खड़े हुए। जब कान खड़े हुए तो उसने बुलाया थाने पे, और जरा जब उनकी खातिर तवाज़ो गहराई से पूछताछ हुई तो मालूम पड़ा कि ये चौंकाने वाले तथ्य कि इनके संपर्क सूत्र तो पाकिस्तान से जुड़े हैं, पाकिस्तान से इनको ट्रेनिंग मिल रही है,
पाकिस्तान इनको एप्स खरीदवा रहा है और एप्स के प्रयोग के बारे में इनको ट्रेनिंग दे रहा है। आप समझिए नेक्सस, पाकिस्तान से नेक्सस, पाकिस्तान से ट्रेनिंग, और कौन से एप्स कहां से डाउनलोड होंगे, कैसे क्या करना है, किस तरीके से आपको एक सीसीटीवी सिम एनेबल्ड और सोलर पावर्ड, उस तरीके के आपके सीसीटीवी कैमरे कहां लगाने हैं, सेंसिटिव प्लेसेस चिन्हित करते थे और वो पाकिस्तान वाले जाकर के इनको अवगत कराते थे। गाजियाबाद से इन्होंने, आप ये समझ लीजिए कि 9 मोबाइल और 10 सिम कार्ड इनसे मिले थे। स्टैंड अलोन सीसीटीवी लगाने में इनको महारत थी और जो पकड़े गए हैं उनके नाम है गणेश निवासी नेपाल, गगन निवासी मेरठ, विवेक निवासी बिहार, दुर्गेश निवासी जौनपुर, इसके अलावा ऋतिक, शिवा, इरम और प्रवीण। 5 नाबालिग पकड़े गए थे प्रथम चरण में। और पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर का नाम जो है ये हर जगह आजकल आ रहा है, सरफराज ढोगर एलियस सरदार एलियस जोरा सिंह। सरफराज ढोगर एलियस सरदार एलियस जोरा सिंह, नाम भी आधा हिंदू रखा इसने। और इसने जो बताया था कि फोटोज, वीडियोज और जीपीएस, 3 पैरामीटर्स कोऑर्डिनेट जिसे मिल जाए जीपीएस से। और इनके ग्रुप लीडर का नाम था सुहैल मलिक एलियस लीडर, नौशाद, समीर, और समीर का था एलियस शूटर। अब इन्होंने टास्क किया कि आप सोनीपत रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और अलग अलग एप्स के जरिए ये इनको इस्तेमाल करके कैसे करेंगे जिससे कि जीपीएस का लोकेशन भी मिल जाए, फोटो वीडियोस भी पास हो जाएं। और इनका जो पीआईओ था ये जोरा सिंह या सरफराज डोगर, ये इनको ट्रेन करता था। अब आप देखिए टेक्नोलॉजी बिजली पे डिपेंडेंट नहीं है, सोलर पैनल एक लगा दिया, सिम बेस्ड स्टैंड अलोन सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और रियल टाइम ट्रेन का मूवमेंट, रियल टाइम स्टेशन की पैसेंजर डेंसिटी, रियल टाइम लॉजिस्टिक्स ये पाकिस्तान को जा रही है। तो अगर आप समझिए नॉर्थ इंडिया से गाजियाबाद, मेरठ से लेकर के पहलगाम तक अगर आपने कवर कर लिया और पूरा आपने जिस तरीके की सेंसिटिव चीजें हैं वो आपने कवर कर लिया, तो पाकिस्तान के पास तो रियल टाइम चीजें हमारी पहुंची नहीं है, रियल टाइम। और ये खतरनाक खेल उन्होंने कितना रिसर्च किया होगा। ये इक्विपमेंट बड़ा सस्ता आता है। बताया ये जाता है कि इनका पूरे बजट का खर्चा गायत्री जी 30 से 35 लाख ही रुपए था, ज्यादा नहीं था। ये पूरे ऑपरेशन गाजियाबाद से लेकर के पहलगाम तक, पंजाब तक, ये 30 से 35 लाख में आया था। और 50 से ज्यादा लोकेशन पे ये ऑलरेडी लगा चुके हैं। और इनके पास से एम्बेसीज में भी इन्होंने रेकी किया था, अदानी और अंबानी के मकान की भी इन्होंने रेकी किया था, दूतावासों की तो इन्होंने किया ही था। और सरदार और इनका जो लीडर था उसने इनके 4 ग्रुप्स बनाए थे। एक फंडिंग रखता था, दूसरा इनको रिक्रूट करता था, तीसरा रेकी करके वीडियो बनाता था, चौथा कैमरा इंस्टॉल करता था। अब इन्होंने जिन जगहों को चिन्हित किया है वो थी एम्बेसीज और ऑर्डिनेंस डिपोज और रेलवेज, हिंडन एयरबेस को भी इन्होंने रेकी किया था। अब इन्होंने कहा था, जो सरदार था, कि तुम एक काम करो कि तुमको पैसों की बहुत जरूरत है, तो सरफराज ढोगर सरदार ने कहा था तुम भुज जा करके ये 2-4 काम कर दो, हम तुम्हें इसके 50,000 रुपए देंगे। अब जिस तरीके के बैकग्राउंड के लड़के थे उनके लिए 50,000 बहुत बड़ी रकम थी और वो ऑलमोस्ट इसको करने वाले थे। तो इस खतरनाक पहलू को आपने सही कहा कि इतना बड़ा नेटवर्क, स्लीपर सेल का तो मैंने बहुत देखा, लेकिन फुल टाइम आपके जासूस काम करने वाले ऐसा मैंने नहीं। और ये लोग बताते हैं कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। अब इसके अलावा अगर आप एक चीज और हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग बाद में कर लेंगे, कि जितना बड़ा नेटवर्क और इतनी बड़ी संख्या में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, तो इसको ये कहा जाए कि अगर कोऑर्डिनेटेड सर्वेलेंस स्पाइंग, तो ये अनुचित नहीं होगा। 14 मार्च को ये पहली गिरफ्तारियां कौशाम्बी में हुई, उसके बाद 6 गिरफ्तारी हुई। जब 6 गिरफ्तारियों की कड़ाई से पूछताछ हुई तो इन्होंने 11 नाम और खोले, उन 11 में 9 आगे गिरफ्तार हुए। आज की तारीख में 22 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें 6 माइनर्स हैं और एक 28 साल की वो महिला है जिसका नाम मीरा है। अब
माइनर्स को शामिल करने का क्या पर्पस है, महिला को शामिल करने का क्या पर्पस है? एक तो शक न जाए, और शक अगर जाता है तो माइनर जो है सजा बिल्कुल पाएंगे ही नहीं। महिला के ऊपर शक न जाए। दूसरे सारे काम करने वाले जो थे वो थे मुस्लिम, लेकिन जो एग्जीक्यूट करने वाले थे, फिट करने वाले थे, वो सब थे हिंदूज, जिससे कि शक की सुई किसी तरफ जाए ना, पाकिस्तान की तरफ तो बिल्कुल ही ना जाए। तो आप समझ सकती हैं, एक महिला, 6 नाबालिग, अधिकांश जो फील्ड पे काम करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं सोलर पैनल और सीसीटीवी स्टैंड अलोन, वो सब हिंदू थे। अब इन्होंने 3-4 चीजों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है कि इनकी कॉम्पिटेंस थी आपकी सोशल मीडिया पे ऑपरेट करने की, रिपेयर मोबाइल और आईटी एनेबल्ड जो काम होते हैं, आपके सिम लगाना, सिम जोड़ना, और इसके अलावा मोबाइल की मरम्मत करना, इसमें ये महारत है। जो महिला 28 साल की पकड़ी गई है, मीरा, ऐसा नहीं कि देखने में तो ये कहती थी कि हम सिर्फ ई रिक्शा चलाते हैं मथुरा में, लेकिन ये हथियार की स्मगलिंग में पहले भी एक बार दिल्ली में गिरफ्तार हो चुकी थी, वर्तमान में जमानत पर है। तो ये आप समझ सकती हैं कि इनका क्रिमिनल बेस काफी गहरा और मजबूत है। और अब इनकी आर्म स्मगलिंग के बारे में बात करें तो इनकी पहली प्राथमिकता थी ट्रेन, पैसेंजर्स, और इसके अलावा 50 लोकेशंस पे इन्होंने जो लगाया था, तो नॉर्थ इंडिया के लेके कश्मीर तक जो पूरी भारत की लाइफ लाइन है, वो इनके रडार पर ऑलमोस्ट आ चुकी थी। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति थी। और इसके अलावा इन्होंने एक षड्यंत्र और रचा था, ओटीपी और सिम। ये भारत के सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करके ओटीपी पाकिस्तान को भेजते थे, जिससे कि इंडियन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल ओटीपी के जरिए व्हाट्सएप पर पाकिस्तान वाले करते थे। मालूम ये पड़ता था कि ये सिम कार्ड तो इंडिया का नंबर है, इस्तेमाल पाकिस्तान वाले करते थे। तो वही था, हमारे कंधे पे रख करके पाकिस्तानी आईएसआई और जासूस हमारे कंधे पे बंदूक चलाते थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो लोग सुन ना पाए हो, इंडियन सिम कार्ड, ओटीपी भेज दिया पाकिस्तान, और उन एटीपी के जरिए व्हाट्सएप की पूरी सर्विसेज पाकिस्तान से वो बैठ के चलाते थे, और मालूम ये पड़ता था कि वो इंडियन सिम कार्ड से। अब ये स्पेशल फीचर्स इसके और क्या है, इसके 4 स्पेशल फीचर्स और हैं। एक तो माइनर्स का इस्तेमाल, रियल टाइम इंटेलिजेंस भेजना, ये नहीं कि आज हमने इकट्ठा किया और 3 महीने बाद भेजा या 10 दिन बाद, रियल टाइम। आपके सीसीटीवी लगे हैं, सोलर पैनल है, सिम लगा है, तो ट्रेन आ रही है, कितनी उसमें पैसेंजर्स हैं, क्या उसकी स्पीड है, किस दिशा से आ रही, कहां जा रही है, इसकी पूरी जानकारी गायत्री जी उस रियल टाइम से मिल जाती थी। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल और सूचनाओं का आदान प्रदान, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का इससे इस्तेमाल। और सबसे बड़ी चीज है कि जितना लो कॉस्ट सर्वेलेंस टूल ये है, कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं, कम खर्च बाला नशीन, और 30-35 लाख में इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को निपटा दिया। आप समझ रही गायत्री जी, 30-35 लाख में इन्होंने पूरी सर्वेलेंस का अपना रखा। अब ये एक कामयाबी है हमारी इंटेलिजेंस और पुलिस फोर्सेस की, लेकिन ये एक चेतावनी भी है, और कड़ी चेतावनी है और खतरे की घंटी है कि अगर इतना तो आपने अनावर कर लिया, तो क्या आप समझती हैं या मैं समझ लूं कि हमने पूरे गिरोह का अनावरण कर लिया? हमने दरअसल अभी 10% गिरोह का भी अनावरण नहीं किया है। ये तो आपने एक मॉड्यूल का अनावरण किया है। अभी कितने ऐसे मॉड्यूल्स क्रियाशील हैं, कितने ऐसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हैं, और ये कह देना कि केवल ऐसे अनपढ़ लड़के ही ये कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। एक मैं मिसाल आपको इसकी और देता हूं। एयरफोर्स स्टेशन आसाम में एक 36 साल का सुमित कुमार, इसको राजस्थान इंटेलिजेंस और एयरफोर्स इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया। यह सिविलियन एम्प्लॉय है। ये पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ ये संपर्क में था, कब से? 2023 से, और पकड़ा गया है अभी। अब गायत्री जी ये क्या चीज पहुंचा रहा था, आपको जान के सदमा भी लगेगा, जैसे मुझे सदमा लगा। ये जो जानकारी दे रहा था, लोकेशन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो हमारे मिसाइल सिस्टम है उनके बारे में जानकारी पाकिस्तान को, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम ये भी दे रहा था, और कोऑर्डिनेट्स और अन्य लोकेशन आदि दे रहा था। 22 मार्च यानी कल इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब कल ही अगर इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो इनके खिलाफ मुकदमा लिखा है सेक्शन 3 and 9 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट,
और भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 152 और 238 के उन्होंने अपने मोबाइल से सारा डेटा डिलीट करने की कोशिश की, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। डिब्रूगढ़ आसाम एयरबेस पे ये एक्टिव थे और वहां से इन्होंने फोटो आदि पाकिस्तान को भेजी। सवाल ये उठता है कि इनको कितने पैसे मिले? इनको दो चार ये हजारों वाले नहीं है, इनको कई लाख रुपए मिले। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फिर मैं कहूंगा संतोष का विषय है कि राजस्थान इंटेलिजेंस और हमारी सुरक्षा बलों ने इनको निष्क्रिय कर दिया। लेकिन ऐसे कितने और इस तरीके के सुमित कुमार क्रियाशील हैं, ये चीज देखने वाली है। अब आपके सामने जो चित्र आया है, आप समझ सकती हैं कि आसाम से लेकर के राजस्थान तक, गाजियाबाद से लेकर कश्मीर तक, हरियाणा तक, हर जगह जासूस बैठे हैं और कुछ रुपयों के लिए ये देश को बेच रहे हैं। मेरे 2-3 सुझाव है भारत सरकार को कि जो जासूसी में पकड़ा जाए उसकी नागरिकता तुरंत समाप्त कर दी जाए, उसको तमाम सरकारी अनुदान उसके बंद कर दिए जाए और उसको ऐसी कठोर सजा दी जाए कि जो इन्होंने हजारों या लाखों रुपए लिए हैं वो तो सरकार जब्त करे ही, इनकी बाकी भी चल अचल संपत्ति कुरखुदानी चाहिए। मकोका के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट की तरह कानून के अंतर्गत इनकी चल अचल संपत्ति टोटल कुर्क होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जितनी मैंने धाराएं आपको बताई हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 3 और 9 या भारतीय न्याय संहिता की धारा आपको मैंने बताया कि 238 और 152, ये कोई बहुत कड़ी धाराएं नहीं है। ये 2-4 साल में ये हो जाएंगे बाहर और फिर ये जासूसी करेंगे। तो हमने दरअसल ऐसे लोगों को जेल से बाहर आने का कोई हमको मौका नहीं देना चाहिए। मेरा परामर्श होगा भारत सरकार से कि अब पहले इक्का दुक्का पकड़े जाते थे, आज की तारीख में जैसा आपने कहा, ये जो भयावह स्थिति है, इससे बाहर जाने के लिए ये जरूरी है कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर दें कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे और थर्रा जाए। दिखाई ये पड़ रहा है कि हर जगह आपको इस प्रकार का जैसे महामारी का संक्रमण होता है, हर गली मोहल्ले में आपको जासूस मिल रहे हैं। जासूस न हो गए, ये लाई चला हो गया कि जहां देखिए वहां पे जासूस पैदा हो रहे हैं। जी गायत्री जी। सर, आपने कहा कि ये बच्चे हिंदू हैं। क्या इन बच्चों को पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, या उनको अंधेरे में रख के पैसों के लालच में काम कराया जा रहा था? बताया, अभी तक की पूछताछ में ये बताया गया कि वो बच्चे अनभिज्ञ थे, लेकिन जो बच्चा सीसीटीवी लगा सकता है, स्टैंड अलोन लगा सकता है, उसको पैसे मिल रहे हैं और वो किसी के टच में है, तो इतने मासूम तो कोई भी नहीं होगा। अगर इनको ये सब मालूम है, ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं है कि इनको मालूम नहीं था कि ये पाकिस्तान से टच में है और ये जासूसी कर रहे हैं। और पाकिस्तान वाले भी इतने अकलमंद से ये समझते थे कि ये सोलर पैनल और सोलर पावर्ड स्टैंड अलोन सीसीटीवी लगाएंगे और पकड़े नहीं जाएंगे। वास्तविकता ये थे कि आइडिया ठीक ही ठाक था, कोई बहुत शार्प आइडिया नहीं था, लेकिन अगर एक जगह लगाते तो शायद चल जाता। लेकिन अगर आप समझते थे कि पूरे भारत को आप स्टैंड अलोन सीसीटीवी से, सोलर पावर्ड पैनल से चला देंगे, तो वो आपकी मूर्खता थी और आप पकड़े गए, और पकड़े गए जी। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी हाँ। सर, आपने कहा कि ये 10% भी नहीं है, इसका मतलब वी आर लुकिंग एट वेरी बिग नंबर्स लाइक 200, 300, ऐसा है क्या? और ये सिर्फ गाजियाबाद का है सर। अभी देखिए वो जो कौन सी अल फलाह यूनिवर्सिटी, जी, अल्फला फरीदाबाद। यूनिवर्सिटी में अब आईएएस ऑफिसर को बैठा दिया है वहाँ पे। अग्रवाल जी हैं कोई, आई थिंक अमित अग्रवाल या कुछ ऐसे ही नाम है उनका। ही इज बीन पुट इन इंचार्ज देयर। वहाँ फरीदाबाद, इधर गाजियाबाद, और ये लड़के मेरठ और नोएडा, मेरठ साइड के। ऐसा नहीं लग रहा है दिल्ली के आसपास एकदम पूरा घना जंगल है नेटवर्क्स का? जी, अब दिल्ली के आसपास तो इनकी वैसे भी इनकी टॉप प्रायोरिटी है कि हमारे कैपिटल को कैसे घेरें। फरीदाबाद में तो आपने देखा था, अल फलाह यूनिवर्सिटी बन गई थी वो पूरी एक तरीके से। और यही चीज अगर आप देखेंगे, इसी तरीके की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको मैं कहूंगा कि शाहीन बाग और जामिया मोहल्ला बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली का एक मोहल्ला है जो कि कुतुब मीनार के पास है, वहां पर भी इसी तरीके की क्रियाकलाप चल रहे हैं। और ये जो मॉड्यूल है 22 लोगों का, ये केवल गाजियाबाद से लेकर के हरियाणा तक और कश्मीर तक चला रहा, और अभी एक मॉड्यूल पकड़ा गया है। और हम अगर ये कह दें कि केवल भारत में ये इकलौता मॉड्यूल है, तो मेरी मूर्खता होगी। अगर एक मॉड्यूल एनसीआर में इतना पकड़ा गया है, एनसीआर में भी एक जिले में, तो ऐसे मॉड्यूल्स आपको गली गली मिलेंगे। इसलिए इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को चाहिए कि इनकी कड़ाई से पूछताछ करके लाखों का इनाम करें, अपने मुखबिरों को और सजग करें, इनकी संदिग्ध गतिविधियों के ऊपर और प्रभावी अंकुश और नियंत्रण करें।
सर दिल्ली के आसपास इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, तो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स क्यों नहीं उनको नेस्तो नाबूद कर पा रही? ये जो अभी हमने जो डिस्कस किया सर, जो मेरे ख्याल से भारत का अभी तक का सबसे बड़ा स्पाई नेटवर्क जो पकड़ा जा रहा है और बहुत आसानी से 5-5 10-10 हज़ार रुपए देकर। वो भी मुस्तैदी से एक कांस्टेबल की मुस्तैदी जिनको हम लोग हवलदार कहते हैं, उनकी मुस्तैदी से पकड़े गए। तो बाकी के हवलदार क्या कर रहे हैं? जब अल-फला चल रहा था तब क्या कर रहे थे? या जैसे आपने बताया कुतुब लाल किला एरिया तो भरा पड़ा हुआ है क्योंकि वो समुदाय विशेष का अपना खास एरिया है। जी। गायत्री जी, वो तो मैंने आपसे जो निवेदन किया, अल फलाह तो हमारी चूकों का एक पहाड़ था, एक इमारत थी हमारी मूर्खता की और अदूरदर्शिता की। अल फलाह में तो अमोनियम नाइट्रेट का इकट्ठा होना, इस तरीके के स्वचालित हथियारों का इकट्ठा होना, अंडरग्राउंड मदरसे का बन जाना, इन लोगों के आकर के इज्तिमा आदि होते रहना और इस तरीके के चरमपंथियों का, कश्मीरियों का आके इकट्ठा होना, चीख चीख के कह रहा था कि इनकी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं और हमने कार्रवाई नहीं की, बल्कि वहां जलसे कराए और वीआईपीज आए और पुलिस को दबाने की नीयत से कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में अगर और वीआईपीज आ रहे हैं, जमीन सस्ते दामों पर यूनिवर्सिटी को अलॉट हो रही है, तो किसको क्या जरूरत है कहने की। और पुलिस को भी इन्होंने मुंह बंद कर दिया। छांगुर के केस पे आ जाइए, बलरामपुर में छांगुर तो ये कह रहा है कि अभी तो आपने जेल में भेज दिया है, आप जेल में बंद कर दीजिए, जैसे सरकार बदलेगी हम फिर बाहर आ जाएंगे। हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी ही है, 500 करोड़ तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन अभी तक हम जो चल रहे थे, हमने सबकी जेबें गर्म की हैं, सबको रिश्वत दी है, इसीलिए हमारा आज तक कुछ हुआ नहीं। अब आपने सुना होगा कतर ने जो $1 ट्रिलियन मुस्लिम ब्रदरहुड को दिया था, बाद में उसका नहीं, $1 ट्रिलियन नहीं, हमने दरअसल $25 बिलियन दिया था। अरे $25 बिलियन भी दिया था, वो भी बहुत होता है। तो छांगुर के हत्थे चढ़ गए 700-800 करोड़, वरना ये आंख के अंधे नाम नैसुख, नाम छांगुर, इनके पास भी अगर 500-600 करोड़ और अपने शान और शौकत देख लीजिए इनकी, तो आप समझ सकते हैं कि पैसे की तो कमी नहीं है। और इस पैसे की बल पे, रिश्वत के बल पे गाजियाबाद मॉड्यूल आपके सामने है और आपके सामने जो 22 पकड़े गए हैं गाजियाबाद मॉड्यूल के, इन्होंने बैठे बैठे कवर कर लिया अंबाला से लेकर के कश्मीर तक, सोनीपत से लेकर के मेरठ तक और दिल्ली कैंट से लेकर के जो भी महत्वपूर्ण संस्थान थे वहां पर। और कितने में? टोटल 35 लाख, जो इनके एमोल्यूमेंट्स थे और जो इनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर था। तो आप समझ सकती हैं कि इन्होंने खैर अपने लेवल पे रिसर्च की थी, लेकिन क्या ये समझते थे कोई सीसीटीवी लग रहा है कोई देखेगा नहीं? अब देखे गए और पकड़े गए, लेकिन तब पकड़े नहीं गए। आपने कहना सही है कि जो बीट कांस्टेबल था उसकी बुद्धिमत्ता से उसने इनकी बातें सुनी, रिपोर्ट किया, उठा करके लिया। जब खातिर तवाज़ो थाने पर हुई, तब जा करके मालूम पड़ा कि ये तो बड़ा शातिर गैंग है, पाकिस्तान से कनेक्टेड है और पाकिस्तान से पैसे प्राप्त कर रहा है। खतरा सर ऐसा लग रहा है बढ़ता जा रहा है और ये सैनिटाइजेशन बहुत जबरदस्त लेवल पे करनी पड़ेगी बिकॉज़ इस तरह काम नहीं चलेगा। अभी और कितने आप नेटवर्क्स हैं भारत में पाकिस्तान के, ऐसा लग रहा है कि हम एक अ, ढूँढते-ढूँढते, निकलते-निकलते ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। रक्त बीज की तरह ये निकलते जा रहे हैं सर। देखिए गायत्री जी, सबसे पहले आपने ज्योति मल्होत्रा को पकड़ा था। ज्योति मल्होत्रा भी ट्रैवल ब्लॉगर थी, महिला थी और पाकिस्तान वगैरह घूम के आई। और ये जो पाकिस्तान का ये थर्ड सेक्रेटरी था जो आईएसआई का, और दानिश जिसका नाम था, जिससे बताते उसका निकाह भी हुआ, उसके साथ घूमा करता था। फिर वो लेकर के पंजाब गया, मरियम नवाज से भी मिलाया। तो उसके बाद जब ज्योति मल्होत्रा के बाद के जब पटाक्षेप हुए, तो 8-10 और मिले आपको। उसके बाद मैंने श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको बताया, दक्षिण भारत तक, डीआरडीओ और इसरो तक इनके तार फैले। फिर मैंने आपसे निवेदन किया कि ऐसे तमाम केसेस आते हैं कि हमारे इष्ट मित्र हर वर्ग के हैं, कुछ मुस्लिम हैं जो पाकिस्तान कभी जाते हैं किसी परिवार के जलसे में, तो लौट के आते हैं क्योंकि हमारे बड़े राष्ट्रवादी और बड़े देशभक्त हैं। वो आके कहते हैं अंकल आपसे मिलना है, आके बताते हैं कि शादी में एक साहब मिलेंगे, कल आइए चाय पीजिए मेरे दफ्तर में। तो मैंने कहा बड़े अफसर हैं, चले जाते हैं। जब दफ्तर में गए तो उन्होंने पूछा कि भैया आपका क्या काम करते हैं आप? उनका साहब मेरा छोटा मोटा बिजनेस है। उनका कितना कमा लेते हैं साल में? तो हमने थोड़ा बढ़ा करके बताया, कुछ नहीं सर, दाल रोटी चल जाती है, करीब 50-60 करोड़ साल के कमा लेते हैं। तो उनका ठीक है, अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि हम आपको 100 करोड़ देंगे साल के, आप अपना काम करते रहिए और थोड़ा काम हमारा भी कर दीजिएगा, 100 करोड़ हम आपको देंगे। अगर अंकल मेरे तो हाथ पांव फूल गए, मेरे हाथ में चाय का प्याला था, वो किटकिट किटकिट किट करने का, घबराहट के मारे मेरा हाथ कांपने लगा। तो खैर मैंने किसी तरह अपने को संभाला कि सर बाथरूम कहाँ है?
चाय का प्याला रखा, पहले बाथरूम गया, बाथरूम आके फिर चाय पी। मैंने कहा बेटा तुम डर क्यों रहे हो, तुम हमारे अपने हो, रिश्ता निकालने तो तुम मेरे रिश्तेदार निकलोगे। मतलब ऐसी मीठी मीठी बातें करके उसको वर्गलाने की कोशिश की। उनका सर बिल्कुल, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, फर्मा बरदार हूँ, और आप जो दौलत देंगे मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगा, अखलाकी तौर पे, दीनी तौर पे और शरीयत के नुक्ता नजर के मुताबिक। तो वो सब बातें, उसके बाद दुम दबा के जो भागा वो वहां से। उनका आज तक, अब मैंने कसम खा ली कि अब दोबारा कभी जाऊंगा नहीं पाकिस्तान। और अंकल मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर मुझसे कह सकते हैं तो ये मान के चलिए कि जो भी पाकिस्तान जाता है हमारे यहाँ से, उसको ये वर्गलाने की पूरी कोशिश करके खरीदने की कोशिश करते हैं। तो उनका ठीक है बेटा, तुमने जितनी बातें बताई है मैंने जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां मैंने पहुंचा दी है, और कार्रवाई की जाएगी। जी, बिल्कुल सही। वन ऑफ द बिगेस्ट स्पाई नेटवर्क्स दैट हैज़ बीन कॉट इन इंडिया, ऑफिशियली विद 22 की अरेस्ट हुई है, पर जैसा सर कह रहे हैं कि कम से कम ये 200 लोगों का नेटवर्क है। अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग निकला है, और ये जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब मैंने लास्ट शो किया था तब 14 लोगों का लिस्ट निकला था। अब 22 लोगों का निकल रहा है, और ये अभी 24 आवर नहीं हुआ है। जब मैंने फर्स्ट शो किया और सर के साथ अभी जब मैं कर रही हूँ, तो ये नंबर लग रहा है कि 200 तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, क्योंकि ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और अभी बहुत बड़ा नेटवर्क है जो एक्सपोज़ होने वाला है भारत के अंदर, और इसमें समुदाय विशेष का हाथ तो हमेशा ही रहता है। वो तो हमेशा इसी के हिस्सा रहते हैं। थैंक यू सो मच जी सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है, आप मुझे कंट्रीब्यूट और सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे सहायता भेज सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम। थैंक यू गायत्री जी। थैंक यू सर।